हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज़, जिसकी आगे के वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, आज हम अपना इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में उसे समझा था। तो हमने कॉन्सेप्ट्स को अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या कन्वेंशंस होते हैं। तो मेनली हम देखेंगे कि अपने 3 टाइप के अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब है कि कुछ ऐसे कस्टम्स या ट्रेडिशंस, मतलब या फिर कुछ अगर हिंदी में बोलें तो कुछ परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में गाइडेंस देती हैं। तो उन्हें हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं, जो कि मेनली 3 टाइप की होती हैं। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस भी कहते हैं जिसे, दूसरा मटेरियलिटी और तीसरा फुल डिस्क्लोजर। तो इसे हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो जो पहला हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव या प्रूडेंस। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है, अगर हम इसे वर्ड पे जाएं, कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। जब तक कोई भी प्रॉफिट हमारा रियलाइज्ड नहीं हो गया है तब तक हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और दूसरा, लेकिन जो लॉसेस हैं, इवन जिनकी रिमोट पॉसिबिलिटी भी है, उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम बिजनेस में क्या करते हैं, अगर हम एग्जांपल समझें, हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी को पैसा उधार दिया है बिजनेस में, ठीक है ना। और हमने मान लीजिए उसे पैसा उधार दिया है जिससे वो अपना बिजनेस चला सके, तो उसका प्रॉफिट होगा तो फिर वो हमें इंटरेस्ट देगा और हमें अपना जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो भी फ़ायदा होगा। लेकिन हमने देखा कि उसका उसका बिजनेस वर्किंग में नहीं है, उसका बिजनेस काम नहीं किया, वो लॉस में चला गया। तो हमें एक ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये पैसा अब हमारा नहीं आएगा। लेकिन ये बात क्या है, ये पक्की नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारा पैसा नहीं आएगा, ये हमें लॉस हो सकता है। तो हम अपनी बुक्स में एक प्रोविजन बना लेते हैं डाउटफुल। ये हमें डाउट है कि जो भी हमने उधार दिया था वो हमें वापस नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया कि जो भी हमारा लॉस था वो हमें भले ही फ्यूचर में होगा, जब वो मना करेगा कि अब वो हमें पैसे नहीं दे सकता है, तो हमारा ये, लेकिन हमें आज पता चल गया है कि ये हमारा लॉस हो गया है। तो अपने कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, जैसे अभी तक हमने लायबिलिटी पढ़ा कि जो भी हमारे ऊपर उधारी है या फिर जो भी हमें किसी को देना है वो लायबिलिटी होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है कि कुछ ऐसी लायबिलिटी जो हमारी फ्यूचर में आ सकती है, किसी फ्यूचर इवेंट के कारण ये लायबिलिटी अराइज हो सकती है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए हमारी कंपनी पर किसी ने कोर्ट में केस कर लिया, ठीक है, जिसके चांसेस हैं कि 50% हम जीत सकते हैं और 50% हार सकते हैं। तो हम 50% जीत सकते हैं, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने अभी बात की थी कि प्रॉफिट को जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक रियलाइज नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हम 50% हार सकते हैं, मतलब हमें पेनाल्टी पे करनी हो सकती है, इसका मतलब हमारा लॉस होगा। तो हम इसे एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में दिखाएंगे, जो कि हम फुट नोट्स में दिखाते हैं, जो कि हम बाद में डिटेल्स में भी समझेंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर हमने लॉस को तो दिखाया बट प्रॉफिट को नहीं दिखाया, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। तो आई होप कि आपको ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस का भी कन्वेंशन बोलते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपना दूसरा कन्वेंशन पढ़ते हैं, जो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग शुड बी फोकस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है ना। अब हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग जो भी हम करेंगे वो मटेरियल फैक्ट्स पे फोकस्ड होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन आएगा कि मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज इमैटेरियल। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे हमने अब पहले पढ़ा था कि हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिन्हें जो यूजर्स होते हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यूज करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए।
ऐसे फैक्ट्स जिससे यूजर्स का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस में कि कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, पर उसे कोई ऐसा फैक्ट पता चल गया कि जिससे अब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा या फिर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो उसे हम मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि मटेरियल फैक्ट्स किसे बोलते हैं। जो इन्फ्लुएंस करे डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर्स। It decided on the basis of nature and amount। तो हमने ये समझा कि मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं कि जो कि हमारे यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये डिसाइड कैसे होते हैं, इनके दो मेन हैं कि ये नेचर और अमाउंट के बेस पे डिसाइड करते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें एक कोई एम्प्लॉय आया और कोई एम्प्लॉय चला गया, तो ये नेचर जो है इसका बहुत ही मतलब इमेटेरियल है। इससे किसी भी इन्वेस्टर को, अगर हम यूजर्स को एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि हम एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को देख रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम ये समझेंगे कि ये एम्प्लॉय आया ये या चला गया, तो ये हमारे लिए कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं है, तो हम इसे इस पर फोकस नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे अभी टाटा का या फिर किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ रिजाइन कर देता है, तो ये इन्वेस्टर के लिए बड़ी बात है। क्यों? ये समझेगा कि उसने रिजाइन क्यों किया, क्या पता कुछ कंपनी में गड़बड़ चल रहा हो जिसे वो भी नहीं सही कर पाया हो, तो इसलिए उसका डिसीजन यहाँ पर चेंज हो सकता है, तो वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया कि नेचर ऑफ इवेंट, ठीक है ना, कि ये नेचर एम्प्लॉय आया या गया, ये नेचर इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब सीईओ ने रिजाइन किया तो ये फर्क पड़ा, तो ये हमारे लिए मटेरियल हो गया। और दूसरी तरफ बात करें अगर हम अमाउंट की, जैसे मान लीजिए हमने 100 प्रोडक्ट बनाए, उसमें से एक डिफेक्टिव हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए 100 में से 50 जो भी प्रोडक्ट हमारा निकला वो 50 डिफेक्टिव निकला, तो ये क्या हुआ, उसका एक अमाउंट मटेरियल हो गया, ये बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो ये दो जो फैक्टर होते हैं नेचर और अमाउंट, इसी पे हमें डिसाइड करते हैं कि ये मटेरियल है या नहीं है, और वो मटेरियल फैक्ट जो हमारे यूजर्स हैं उनका जो डिसीजन है उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ठीक है, एक तो ये हमारा हो गया कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जिसमें अकाउंटिंग जो है मटेरियल फैक्ट्स पे हमेशा फोकस्ड रहती है, और मटेरियल फैक्ट्स वो होते हैं जो कि यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई चीज मटेरियल हो सकती है फॉर वन पर्सन बट मटेरियल फॉर अदर पर्सन। चलिए, जैसे अब हम समझें कि अगर कोई छोटा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए कि कोई समोसे का ठेला है, ठीक है ना, तो उसके लिए 10 रुपये भी मटेरियल है, क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं है, वो उसके खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसकी जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसके लिए 10 रुपये या 100 रुपये भी मटेरियल है। वहीं पर हम देखें कि कोई बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो उसके लिए 100 या फिर हम कह सकते हैं कि 10,000 या 20,000 भी मटेरियल नहीं होंगे। तो मटेरियलिटी जो डिसाइड होगी वो एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकती है। तो ये हम बिजनेस टू बिजनेस डिसाइड करते हैं कि ये इसके लिए मटेरियल है कि ये नहीं है। और ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये नेचर और अमाउंट, कि क्या जो उसका नेचर है, क्या उसका अमाउंट है, क्या बिजनेस के हिसाब से ये अमाउंट मटेरियल है या नहीं है, या ये नेचर जो भी इस इवेंट का है ये मटेरियल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने समझा कि अकाउंटिंग जो है वो मटेरियल फैक्ट्स पे फोकस्ड होती है और मटेरियलिटी में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। चलिए हम अपना तीसरा कन्वेंशन समझते हैं, फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन। तो इसमें हम अगर वर्ड पे जाएंगे तो इसका मतलब इसमें क्या लिखा है, फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोजर मतलब जो भी चीज़ें हम बताते हैं तो हमें सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो हम किसे बताएंगे, क्या बताएंगे, ये हम समझते हैं। तो हमने अगर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जो भी बिजनेस की बातें हम बताते हैं वो अकाउंटिंग के थ्रू बताते हैं। और अकाउंटिंग के थ्रू कैसे बताते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम अकाउंटिंग के थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट
और जिनके कुछ यूज़र्स होते हैं, जिन्हें हम बताते हैं बिजनेस के बारे में। तो इस कन्वेंशन में ये हमें समझाया गया है कि हम जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेट में सारे मटेरियल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ छुपा लें या फिर कोई चीज़ ना बताएं या फिर कोई चीज़ ज़्यादा बता दें। तो जहाँ पर है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होगी, अभी हमने मटेरियल समझा पिछले कन्वेंशन में कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो मटेरियल वो होती है जो भी किसी भी यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। और दूसरा है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको याद होगा, हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे चैप्टर 1 में। अगर नहीं पढ़े हैं आपने, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रेलेवेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हमने समझा था रेलेवेंट का मतलब होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पर कोई भी यूजर जो है वो अपनी प्रेडिक्शन बना सके कि मान लीजिए कि इसकी एसेट की वैल्यू इतनी है या फिर इसका प्रॉफिट इतना हो रहा है, इसका लॉस इतना हो रहा है, तो वो अपना प्रेडिक्शन बना सके कि आगे क्या होगा। कि जिस बेस पे वो, जैसे मान लीजिए अगर हम इन्वेस्टर की ही बात करें कि वो हम पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो अपना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है। तो जो फुल डिस्क्लोजर में ये मतलब है कि जो भी हमारी मटेरियल या फिर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा ही डिस्क्लोज होनी चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे कि यूजर्स जो हैं वो एक बेटर पोजीशन में आ सकें अपने डिसीजन मेकिंग में। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। तो हमने जैसे अभी पहले एग्जांपल समझा था कंटीजेंट लायबिलिटी का अपने पहले कन्वेंशन में, जो कि था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कि कैसे हम हमेशा लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से उसी एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए वही कोर्ट वाली बात करते हैं कि हमारे पास 50% ये है कि हमें ये पे करना पड़ेगा। अब यूजर्स को क्या है, यूजर्स को अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को नहीं पता रहा। लेकिन ये आगे पता फर्क पड़ सकता है इसमें। मान लीजिए अगर हमारी 10 करोड़ की लायबिलिटी अराइज होगी कि अगर हम ये केस हार जाते हैं, तो ये चीज़ यूजर्स को पता होनी चाहिए। तो यही है, और ये रेलेवेंट है उनके लिए, जिससे कि वो उस पर आगे रिलाई कर सकें कि आगे हमें और इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उस पर रिलाई कर सकें, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें। तो हमें हमेशा कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे है अगर हमारे एग्जाम्पल में, तो वो हम फुट नोट में अपने शो करेंगे। तो ये था हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने अपने फाइनेंशियल स्टेट में सारी मटेरियल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के बारे में सीखा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों कन्वेंशंस, जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसे हम प्रूडेंस का कन्वेंशन भी कहते हैं, दूसरा मटेरियलिटी कन्वेंशन और तीसरा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंप्लीट हुए हैं। तो आई होप कि ये सारे कन्वेंशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।